ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा क्लास है वो रेनबो पार्ट 2 का क्लास है और रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता। ये चैप्टर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यदि आप इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि आप अपने देश के संस्कृति और सभ्यता को जानना चाहते हैं तो इस बात को जानने के लिए बड़ा ही शानदार चैप्टर है और इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक ये एसे है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये प्रोज सेक्शन का ऐसे आपका फर्स्ट चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो आज इसी चैप्टर को डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन जानेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक बहुत ही बेनिफिट ये है कि यदि आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो फिर उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको रट्टा मार के याद नहीं करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। और मान लो प्रोज या पोएट्री सेक्शन का कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको क्या कहाँ जाना पड़ेगा? रटने की ओर, और वहां पे टाइम भी ज्यादा लगता है, आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो इसीलिए चैप्टर को पढ़ लेना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्या है बेटा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे तो महात्मा गांधी का जीवन जो है वो सब लोग जानता है कि महात्मा गांधी का जीवन क्या है, कैसा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें दी गई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। थोड़ा एक बार मैसेज कर देते हैं, क्लास लगा है, जो आना चाहता है आ सकता है। ठीक है, तो इंडियन, अब पहला देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बेटा जी क्या बन जाएगा, फटाक से आप लोग बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, तो आप लोग क्या बताइएगा? महात्मा गांधी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और न जाने कई बार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया है। बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं आगे और थोड़ा सा नई नई बातों को जानेंगे। क्या बेटा? ठीक है, रुक जाइए। क्लास लगा है, अब ठीक है। ठीक है, क्लास लगा है, जो आना चाहता है आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, है ना जी। कह रहा है बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ 1869 में और मृत्यु हुई 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू, और उनको जाना जाता था बापू के नाम से, ठीक है। हमारे गांव में या हमारे समाज में या हमारे देश में ये बहुत ऐसा प्रचलन है कि हम लोग किसी को प्यार से, जैसे अब तो आप देखिए चाचा कह लो, है ना। चाचा किसे कहते हैं? नेहरू जी को। इनको बापू कह लो, किसी को दादा कह लो, किसी को मौसा कह लो, है ना। ऐसे अलग अलग सबके नाम है। तो मतलब मैं मोक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बापू के नाम से जाना जाता था। और द फादर ऑफ द नेशन, और इनको राष्ट्रपिता भी कहा गया। was more a spiritual leader than a politician। कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी है वो एक नेता होने से, एक राजनेता, पॉलिटिशियन होने की तुलना में एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। जैसे आजकल के नेता नहीं कि चुनाव चिन्ह लड़ा किसी और छाप पे, अब पार्टी बना ली किसी और से, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं। गांधी जी के जीवन को यदि देखा जाए तो गांधी जी का जीवन ऐसा रहा है जो मोटा माटी सत्य से भरा रहा है। इन्होंने राजनीति में भी सत्य का ही प्रयोग किया और कहीं इसीलिए आज भी हमारा देश यदि किसी
पे ज्यादा भरोसा करता है, किसी में ज्यादा आस्था रखता है, तो वो महात्मा गांधी है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ, सत्य का, एंड नॉन वायोलेंस, अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में अपने मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को सहायता की गेन पाने में, इंडिपेंडेंस क्या पाने में, आजादी पाने में। ये महात्मा गांधी ने भारत के लिए किया। फ्रॉम 1915 to 1948 ही कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। हर किसी का एक टाइम होता है ना, जब सचिन का टाइम था तब विराट कोहली का टाइम नहीं था, और जब विराट कोहली का टाइम है तो सचिन का टाइम नहीं है। तो इनका जो टाइम था वो 1915 से 1948, इस समय तक ये इंडिया में बहुत फेमस रहे। एक बहुत जबरदस्त नेता के रूप में, एक बहुत जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये भारत में जाने गए, और पूरे भारत में इनका जबरदस्त सम्मान भी हुआ। कह रहा है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, फैनेटिक माने कट्टरपंथी के हाथों इनकी मृत्यु हो गई ऑन 30 जनवरी 1948 में। इनको आप सभी जानते हैं कि नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति जो इनको गोली मार के क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये महात्मा गांधी का छोटा सा जीवन है। अब ये तो जीवन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को महात्मा गांधी के जीवन से ज्यादा उन्हें एक लेखक के रूप में देखना है कि एक लेखक के रूप में वो कैसे व्यक्ति हैं। नेता के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, फ्रीडम फाइटर के रूप में तो हम लोग उनको जानते ही हैं, बोलो, लेकिन एक लेखक के रूप में वो कैसे हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी, देखिए बायोग्राफी का भी हिंदी होता है आत्मकथा, और ऑटोबायोग्राफी का भी हिंदी क्या होता है, आत्मकथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं से लिखता है। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब इसको याद कर लेना आप लोग, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो आप बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इनकी जो ये आत्मकथा है, एंड द न्यूमरस असंख्य आर्टिकल्स, लेख, दैट ही रोट, जिसको इन्होंने लिखा है फॉर यंग इंडिया। ये एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें ये बहुत सारे लेख लिखते रहते थे। एंड द स्पीचेस, और ये जो बहुत सारे भाषण देते थे, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जिसको अलग अलग अवसरों पे ये देते थे। रिवेल हिम, प्रकट करता है इनको, नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, ना सिर्फ एक सच्चे थिंकर के रूप में, विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश, और साथ ही साथ इनको प्रस्तुत करता है ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश, जो मुहावरेदार और बड़े ही सरल भाषा में अंग्रेजी लिखता हो, एक ऐसे लेखक के रूप में भी यहाँ पर महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यार। स्पिरिचुअल लीडर और पॉलिटिशियन तो इनके कामों से पता चला, लेकिन जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके साथ साथ इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे, जो ये यंग इंडिया में लिखते थे, जो अलग अलग टाइम पे इन्होंने स्पीचेस दिए, उससे ये पता चलता है कि महात्मा गांधी इंग्लिश में भी बहुत शानदार लेखनी करते थे, और उसमें भी एक बहुत ही कठिन अंग्रेजी, आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार अंग्रेजी में लिखा करते थे। कह रहा है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ राइटिंग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो हम लोग राइटिंग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट, इसमें गांधी जी बात करते हैं द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करते हैं, फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड
जो भारतीय सभ्यता बड़ी ही सफलता पूर्वक विथ स्टूड आज भी खड़ा है द पैसेज ऑफ टाइम, एक लंबे समय से। पहले तो ये बता रहे हैं कि सदियों सदियों से ये भारत की सभ्यता आज भी क्या है, टिकी हुई है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में एक और बात बताया जा रहा है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी सॉरी, और साथ में ये भारतीय सभ्यता की तुलना किस सभ्यता से करते हैं? पश्चिमी सभ्यता से। पश्चिमी सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देती है भाई जी बताइए? मैटेरियलिटी, भौतिकवाद, वस्तुवाद। मतलब पश्चिमी सभ्यता का मूल तत्व है कि जो है वो क्या है, वस्तु है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से किसी भी ढंग से मैच नहीं करती है। दैट एलिवेट्स, क्योंकि भारतीय सभ्यता बढ़ावा देती है द मोरल बीइंग, किस चीज को? मोरल बीइंग। मोरल बीइंग मतलब नैतिकता को। नैतिकता में क्या आ जाता है सर? चरित्रता, संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी, विनम्रता। ये सब चीज जो है वो किस चीज का भाग है बेटा? मोरल बीइंग्स का भाग है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मोरल बीइंग्स का भाग है। और भारत की सभ्यता हमें यह सिखाती है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या सिखाती है? वस्तुवाद। जो है वो क्या है? वस्तु है। कहीं इसीलिए अभी हम लोग तो चैप्टर में पढ़ेंगे तो एनालिसिस करके चलेंगे। इसीलिए भारत के जितने शासक हुए, सम्राट हुए, प्रधानमंत्री हुए, जनरल हुए, जो भी हुए, कभी हम लोग दूसरी की जमीन हड़पने नहीं जाते। नहीं तो हम लोग के बगल में श्रीलंका इतना छोटा देश है, 2-4 लपड़ाक मार के और उसमें भी भारत बसा देते। इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, भूटान है, ये सब इतना छोटा छोटा देश है कि सारे छोटे छोटे जो देश है, इन सारे छोटे छोटे देश को क्या करते हैं हम, तुरंत इन लोगों से वो कर लेते। लेकिन भारत जो है वो हमेशा किस चीज को बढ़ावा देता है बेटा जी? मोरल बीइंग को। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है, क्या प्रथम विश्व युद्ध भारत ने करवाया था? पश्चिम के देशों ने करवाया। द्वितीय विश्व युद्ध पश्चिम के देशों ने, हम लोगों ने परमाणु बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं। ये जितने लोग थे, ये लोग वस्तुओं की चाहत में क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। और वो कौन से देश है भाई? पश्चिमी सभ्यता। और इस चैप्टर का मूल पॉइंट समझ में आया है? पहला तो तुम ये जानोगे कि हमारी अपनी भारतीय सभ्यता की खासियत क्या है। दूसरा तुम ये जानोगे कि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता में अंतर क्या है। बोलो। तो यहाँ पे मोटा मोटी हम लोगों ने खांचा खींच दिया है कि दोनों के बीच अंतर क्या है और दोनों सभ्यताओं में बेहतर कौन है, दोनों में कमतर कौन है, हर चीज की यहाँ पे चर्चा कर दी गई है। चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लेखक कौन है इसके भाई? महात्मा गांधी। ठीक है। कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि, मेरा ऐसा भरोसा है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, जिस सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन मतलब बोलो भाई, सभ्यता, जिस सभ्यता का भारत ने इवॉल्व्ड किया है, विकास किया है, जिस सभ्यता का मेरे भाई भारत ने विकास किया है, इज नॉट बी बीटेन, उस सभ्यता को हराया नहीं जा सकता इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उस सभ्यता को कहीं भी हराया नहीं जा सकता। मतलब गांधी जी को अपनी सभ्यता पे इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि भारत की सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसको दुनिया में कहीं भी हराया, मतलब एक तरह से ये भी कहना चाहते कि इससे बेहतर सभ्यता पूरी दुनिया में कहीं बनी नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है भाई? तुम बोलोगे कैसे मान लेंगे बेहतर है जी, कैसे मान लेंगे बेहतर है? तो उसका वो उदाहरण दे रहे हैं। बोले क्या सुनाते हैं, ऐसे ना मानेगा तो ऐसे जानो। बोला है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, बोला कि कुछ भी बराबरी नहीं करता उस सीड्स का, उन बीजों का, सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जिसको हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया है। माने जो सभ्यता रूपी बीज, जो सभ्यता रूपी पौधा हमारे पूर्वजों ने लगाया है, दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कुछ भी नहीं है। बोले देखो दिखाते हैं, रोम जो देश था गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उस दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है रोम की सभ्यता। इतिहास से थोड़ा आपको प्रेम होगा तो जानेंगे
बहुत पुरानी सभ्यता, रोम की सभ्यता। ग्रीक्स शेयर द सेम फेट। जो ग्रीक देश थे, यूनानी देश, वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। उनके भाग्य में, फेट माने भाग्य, उनके भाग्य में भी बर्बादी ही आई। द माइट ऑफ पाराहोस, पाराहोस चीन के, सॉरी मिस्र के जो राजा होते थे उनको वो भी मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो कह रहा है कि जो पाराहोस के राजा थे, मिस्र के राजा थे, वाज ब्रोकन, उनकी भी सभ्यता क्या हो गई, खत्म, टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जो जापान देश था वो तो पूरी तरह से क्या हो गया है, वेस्टर्नाइज। जापान अपनी सभ्यता को भूलकर वेस्टर्नाइज हो गया है, जापान वेस्टर्नाइज हो गया है। और नथिंग कैन बी सेड चाइना, और ये चीन वालों के बारे में तो तुम कुछ कहो मत करो कि कौन सभ्यता को मानने वाले हैं, कौन धर्म को मानने वाले हैं, इनका रीति रिवाज क्या है, इनके बारे में कुछ मत कहो। लेकिन बट इंडिया, लेकिन जो भारत है, इज स्टिल अभी भी समहाउ, किसी भी तरह से, और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर खड़ा है, इसलिए हम लोग बेहतर है। दुनिया में बोला ना कि हमारी सभ्यता सबसे बेहतर है, क्यों? क्योंकि हमारे साथ के, हमसे थोड़े पहले वाले, थोड़े बाद वाले, न जाने कितनी सभ्यताएं दुनिया में क्या हो गई, मिट गई, बर्बाद गई, हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन हम जो कल थे वो आज भी हैं। हम बेहतर है, तभी ना हम टिके हैं जी। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इफ यू नो अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तुम्हारे सामने कोई ऐसे बोल कर चला जाता है, वेस्टर्न ये है, अमेरिका में ये है, फलाना ये है, तुम्हारे घर में क्या है तुम इस पे भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारे देश वाले क्या कर इस पे भरोसा नहीं करोगे। हाँ, अमेरिका वाले ने कुछ कह दिया तो वो सच होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हम लोगों की ये थिंकिंग है। आज आज भारत की सभ्यता विश्व में एक ऐसी सभ्यता है जिसे हर धर्म के लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं। ताजा भर के लाओ यार, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? बारिश लग गया है बेचारे को। चलिए, ठीक है, आइए पैराग्राफ नंबर सेकंड में भी चलते हैं और इसको जरा देखते हैं कि सेकंड नंबर पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इसको हम लोग जरा देखते हैं, इस पे जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, गड़बड़ा गया बेचारा, है ना? देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इस सब के बीच, जब दुनिया की कई सभ्यताएं मिटती रही, बर्बाद होती रही, हम लोग खड़े रहे, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया जो है पूरी तरह से क्या बना रहा बेटा, स्थिर बना रहा, इमूवेबल, कहीं मूव नहीं किया, अपने सभ्यता पर टिका रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत का जो है वो क्या है, शौर्य है, यही भारत की चमत्कार है, यही भारत की महानता है। कह रहा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत पे ऐसा आरोप लगता रहा है, भारत पे ऐसा आरोप लगाया जाता है दैट हर पीपल, कि जो भारत के लोग होते हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, बिल्कुल भावहीन होते हैं, और स्टॉलिड माने मूढ़ होते हैं, कुछ नया चीज नहीं अपनाते हैं, गधे होते हैं, ऐसा भारत पे आरोप लगता है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, भारत के लोगों को किसी प्रकार के चेंज के लिए तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा भारत के लोगों पे क्या लगता रहा है, चार्ज लगता रहता है, आरोप लगता रहता है। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, इट इज अ चार्ज, यह वह आरोप है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, जो हमारे किसके खिलाफ है, मेरिट के खिलाफ है, जो हमारे गुणों के खिलाफ है। अब आप कहो कि अरे भाई ये उसेन बोल्ट तो बड़ा तेज दौड़ता है, अरे उसका गुण ही है तेज दौड़ना,
तुमको माइकल फेल्प्स तो बड़ा तेज तैरता है भाई, वो तेज तैरने के लिए फेमस है। तुमको विराट कोहली तो बड़ा देर तक टिकता है, बड़ा अच्छा खेलता है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे वो उसका गुण है, अब तुम उसके गुण के खिलाफ है, उस पे चार्ज लगा रहे, आरोप लगा रहे हो। हो तो कोरियोलॉजिस्ट और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी ना पढ़ाते हैं रे भाई। नहीं समझ में आ रहा है? तो यही तो भारत का गुण है कि दुनिया की सभ्यताएं बर्बाद हो गई, लेकिन भारत की सभ्यताएं फिर भी क्या है, स्थिर है। यही तो भाई मेरा गुण है, और तुम इसी गुण के खिलाफ चार्ज लगा रहे हो। और तो गांधी जी ने कहा कि वास्तव में ये चार्ज हमारे मेरिट के खिलाफ है, ये चार्ज हमारे गुण के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिस चीज को हम लोगों ने चखा है, टेस्ट किया है, एंड फाउंड ट्रू, और उसको सत्य माना है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों में हिम्मत नहीं है कि उस सभ्यता को हम लोग क्या कर दे, बदल दे, चेंज कर दे। Many thrust their advices upon India, बहुत सारे विद्वान लोग अपने बुद्धि विचार को भारत पे क्या करते रहे हैं, थोपते रहे हैं। सी रिमेन्स स्टडी, कहते हैं कि भारत जो है वो स्टडी कंट्री है, स्थिर कंट्री है, और दिस इज हर ब्यूटी। लेकिन तुम सुन लो, यही भारत की क्या है, खूबसूरती है, ब्यूटी है। इट इज सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा की किरण है। क्योंकि जिस दिन भारत बदल जाएगा, उस दिन, जिस दिन भारत बदलने लगेगा, उस दिन भारत टूटने लगेगा। क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, जितनी विविधता हमारे देश में है, बोलो, उतनी विविधता किसी और देश में। दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम लोग सबको सम्मान देते हैं। 500 हिंदुओं के बीच के बस्ती में 2 मुस्लिम लोगों के, 2 क्रिश्चियन, जो 2 जैन, 2 पारसी, 2 सिख लोगों का घर रहेगा, उनको कोई तकलीफें नहीं होगी। ये भारत ऐसी सभ्यताओं का देश है जहां हर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, सभ्यता बदल जाता है, संस्कृति बदल जाता है, और फिर भी भारत एक जोड़ में बंधा है। ये इसलिए कि भारत ने अपने अभी तक मूल सभ्यता को छोड़ा नहीं है। और जिस दिन ये अपनी मूल सभ्यता को छोड़ेगा, ये इतने टुकड़ों में टूटेगा, ये इतने टुकड़ों में टूटेगा कि वो टुकड़ों को समेटा नहीं जा सकता। लेकिन गांधी जी बोले यही तो हमारी खूबसूरती है। सालों सालों से, कई सालों से, हजारों सालों से हम लोग एक साथ है और अपनी संस्कृति के साथ है। तो तुमको लगाना है आरोप, तो बेटा क्या कर लो, लगा लो। बड़े ढंग से जवाब दिए हैं महात्मा गांधी इसमें। कुछ लोग महात्मा गांधी पर अन्याय ही कुछ अनाप शनाप आरोप लगा देते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग महात्मा गांधी को पढ़े नहीं है, जो महात्मा गांधी को जानते नहीं है। नहीं तो महात्मा गांधी एक जबरदस्त थिंकर के साथ साथ एक जबरदस्त भारतीय भी थे। आइए, अब बार बार एक बात की चर्चा हो रही है मेरे भाई, बार बार एक बात की चर्चा हो रही है कि सभ्यता सभ्यता सभ्यता। बोलो भाई। थोड़ा जाके बोलो कि वो विक्स का गोली लाओ नीचे से। सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है, ये एक प्रश्न है ना जी। क्वेश्चन भी पूछेगा, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है। और इस प्रश्न में सभ्यता के बारे में ही बात हो रही है। भारत की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता। तो आखिर व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी थॉट, महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार, महात्मा गांधी के सोच के अनुसार, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन, मोड माने माध्यम, कंडक्ट माने आचरण या व्यवहार। सभ्यता आचरण या व्यवहार का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट, जो दिखाता है टू मैन, मानव को, इंसान को, पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। सुन लो कितना जबरदस्त भाई इसका डेफिनेशन है। समझने वाले बच्चों के लिए बहुत भौकाल चीज दिया है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यही है कि सब लोग ना ही समझ जुट गए हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या कर रहा है, सभ्यता क्या है। सभ्यता आचरण या व्यवहार का वह तरीका है जो मानव को उसके कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी। सुनो, अब इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। आप स्टूडेंट है, आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना।
तो ये कर्तव्य जो आपको दिखाएगा ना, वो क्या है बेटा? सभ्यता। ये सभ्यता है जो बताएगा कि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई करनी है। कोई महात्मा है तो उसे समाज पे उपकार करना है, और वो महात्मा यदि समाज में उपकार कर रहा है मतलब वो किस चीज का पालन कर रहा है। और इसीलिए तुम जब पढ़ना, मैं अभी मेरे को थोड़ा समझ में आता है, मैं जब नहीं पढ़ता था या बदमाशी करता था तो पापा हमारे बोलते थे हमको कि तुम सभ्यताहीन हो गया है, कोनो सभ्यता नहीं है तुमको। मतलब आप सोचो, अब एक महात्मा को उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, वो लूट लेता है समाज को। मतलब वो महात्मा जो है वो सभ्यताहीन है। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा परम कर्तव्य है पढ़ाना, जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाना। मैं पढ़ाई छोड़कर सब करवाता हूं, नहीं समझ में आ रहा है? मैं एक सभ्यता विहीन व्यक्ति हूं। तो सभ्यता इतना जबरदस्त काम करता है। अब सोचो, तुम्हें कोई भी गाइडर, कोई भी मोटिवेटर, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम अपना यदि सभ्यता का पालन करते हो तो तुम अपने कर्तव्य को क्या कर सकते हो? कर सकते हो। इससे कई रास्ते आते हैं। और देखो, जबरदस्त बात है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब दो चीज आती है, एक आता है यहाँ पे मोरालिटी, थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और एक होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। कितने लोगों के मन में चलता है कि सर यदि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूं तो क्या मैं नैतिकता का पालन कर रहा हूं? गांधी जी बोले बिल्कुल, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स है। व्हाट इज द कन्वर्टिबल टर्म्स? फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक हाथ में पानी का बोतल है, एक हाथ में मोबाइल है, ठीक है? मैंने अब मोबाइल को यहां रखा, पानी की बोतल को यहां रखा, ये कन्वर्टिबल टर्म्स हो गए। मैंने मेरा मन के इसको यहां कन्वर्ट कर दिया और इसको यहां कर दिया। उसी तरह से सोचो, ये है तुम्हारी कर्तव्य और ये है तुम्हारी नैतिकता। तो यदि तुम अपनी नैतिकता का पालन कर रहे हो तो कर्तव्य का पालन अपने आप हो जाएगा, और यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो नैतिकता का पालन। अच्छा सोचो कि अब तुम विद्यार्थी हो और तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तुम मतलब पढ़ रहे हो, खूब पढ़ रहे हो, तो तुम ईमानदार हो कि नहीं हो? हो गए क्या जी? ना हुए? और यदि तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम बेईमान हो, तो बेईमान हो तो तुम्हारे पास क्या नहीं है? मोरालिटी नहीं है, नहीं अनैतिकता। और जैसी अनैतिकता नहीं है, तुमने अपने किस चीज का पालन नहीं किया है? ड्यूटी का। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत शानदार चैप्टर में पढ़ाना चाहता था सबके बीच, बट बारिश ने काम गड़बड़ कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जबरदस्त चीज है। तो हम लोगों को ऐसा अलग से नहीं सोचना है कि ईमानदार बनने के लिए नीचे सिर करना है, ऊपर पैर करना है और फिर थोड़ा सा चलना है, ऐसे कुछ करेंगे तो ईमानदार बनेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट यू डू योर वर्क, जस्ट यू डू योर वर्क। यदि सिर्फ आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना, सिर्फ आप अपना काम करते हैं, ईमानदारी उसमें से हटा दो तो आप ईमानदार बन जाओगे अपने आप। मेरी बात समझ में आ रही है? ईमानदार बनने के लिए कुछ और नहीं करना है। और जब तुम अपना काम करते हो, खूब करते हो, तो फिर तुम्हें विनम्रता भी आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो यही सब तो चीज है, जब अपना काम करते हो फिर तुम्हें संस्कार भी आ जाता है। काम करते हो तो अनुशासित हो, तभी ना काम कर रहे हो जी, बोलो। तो ये बात है। गांधी जी ने कहा टू ऑब्जर्व मोरालिटी, देखो कितना शानदार बात है। और इस तरह से अब तुम अपने मोरालिटी को क्या करो बेटा? ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो। इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। और धीरे धीरे जब तुम अपने मोरालिटी को ऑब्जर्व करते जाओगे, तुम अपने दिमाग पर मास्टरी कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। एंड आवर पैशन, और अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर सकते हो। उसके लिए कोई व्यायाम प्राणायाम करने की जरूरत, बस कर्तव्य करो। यदि तुम कर्तव्य करोगे तो अपने आप तुम में क्या विकसित होगा? मोरालिटी। उस मोरालिटी को क्या करो? ऑब्जर्व करो। और मोरालिटी को ऑब्जर्व करते जाओगे तो तुम्हारे अपने दिमाग पर क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोल कर लोगे अपने मन को। कर रहे हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। और इस तरह से हम लोग स्वयं को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। गांधी जी गुजरात से थे, आप लोगों को पता ही है। और वो बोलते हैं कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजरात में तो सभ्यता का मतलब ही है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण और व्यवहार। अच्छा आचरण व्यवहार ही क्या है? सभ्यता है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो 3rd नंबर पैराग्राफ है, इससे आप लोगों ने सभ्यता को समझा होगा। बोलिए, समझा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले पैराग्राफ की ओर आपको लेके चलते हैं, ठीक है। खूब जबरदस्त गांधी जी ने दिया है उन लोगों को जो लोग भारत को आरोप लगाते रहते हैं। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसीलिए किसी से नहीं सुनता है। अब पढ़ेगा तो किसी को बोलने देगा? जी नहीं बोलने देगा। हमारे देश के खिलाफ बोलोगे, सभ्यता के खिलाफ बोलोगे, मुंह नहीं खुलने देंगे तुम्हारा। समझ में आ रहा है? चलिए, करेक्ट, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यदि ये परिभाषा जो है, गजब हाल है भाई, फाड़ कर दो। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि ये परिभाषा सत्य है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बोलो, यदि ये परिभाषा सत्य है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तब हमको किसी से सीखने की जरूरत, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये हमारी सभ्यता बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इसको होना चाहिए था, तब हमको किसी से सीखने की जरूरत, हम जो है सही है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम कह रहे हो कि हम इमूवेबल है, हम अनसिविलाइज्ड है, तो तुमको क्या है, तुम जाओ ना कहो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, हम इमूवेबल है, इसीलिए तो हमारे साथ इस्लाम का आक्रमण, मुगल का आक्रमण 8वीं 9वीं शताब्दी से हम पे शुरू हो गया, और मोटा मोटी मुगल साम्राज्य से पहले कितना गुलाम वंश, तुगलक वंश, फलाना वंश, ढिमकाना वंश, मुगल साम्राज्य है। उसके बाद 250-300 सालों का अंग्रेजों का अत्याचार, अब फिर भी तुम हमको बदल पाए हो? नहीं बदल पाए हो, तुम हमको नहीं बदल पाए हो, बल्कि तुम्हारा हमने सीख लिया, तुमको वर्ल्ड कप में हम हरा देते हैं क्रिकेट खेल के। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, ये हम ना बदले हैं। आज भी भारतीय, आज भी तुम बॉलीवुड को भी तो क्यों ना देख लो, बॉलीवुड भी कितना एडवांस है, फिर भी वहां पे नारियां जो है अपने पति का सम्मान करती हैं, उनका भी एक अपना फैमिली है, घर है, और हमारा परिवार ही तो हमारी सभ्यता है। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? तो ये महात्मा गांधी ने कहा कि जिसको जो कहना है वो कहने दो। अब आओ, वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट पैराग्राफ, और आई वांट दैट सब लोग इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से सुने। दिस इज अ लाइफ लर्निंग नेशन, जीवन को सीखने वाली बातें हैं, और जीवन को यहीं से सीखा जा सकता है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी, सुनिए। वी नोटिस दैट, अब अपने देश के नागरिकों, अच्छा सुनो सुनो, थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड से समझाता हूं, थोड़ा और बढ़िया से। अभी तो महात्मा गांधी ने फिर समझा दिया कि हमको क्या चाहिए, मोरालिटी, नैतिकता, हमें वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो हो सकता है कि देश के लोग ऐसा सोचेगा, रे भाई, ये गांधी बाबा तो अपने को धोती कुर्ता पहन कर रहा, कुर्तो नहीं पहना, बस धोती पहनता था, घर एसी रूम कुछ लिए नहीं, बोलो, क्रीम पाउडर से जरूरत नहीं, तो हम लोगों को भी फकीरे बनाना चाहता है? बोले नहीं, लॉजिक देकर समझाते हैं। गांधी जी ने कहा कि वी नोटिस दैट, हमने ऐसा देखा है, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल एक अशांत चिड़िया की तरह है। हमने देखा है कि हमारा जो दिमाग है वो कैसा है, अशांत चिड़िया की तरह। फुदगुदिया चिड़िया देखा, फुदगुदिया एक जगह बैठे ना करी, चूक 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 चूक, नहीं समझ में आ रहा है, उड़ते रहेगी। वैसे ही कौन है, मेरा दिमाग, हमारा दिमाग, हम लोगों का दिमाग। सबसे तेज दुनिया में किसी की स्पीड है तो किसकी है? एक दिन मैं बाहुबली बन गया था, और भल्लाल देव को भी मारने ही वाला था, तब तक मेरा छोटा सा बाबू काई ने रो दिया। थोड़ा तरीके जो है रे, ये दिमाग आपको कहीं भी लेके जा सकता है, इसके पास इतनी जबरदस्त इमेजिनेशन पावर है। बोलो, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, तो हमारा दिमाग एक अशांत चिड़िया की तरह, जैसे एक चिड़िया एक डाली पर नहीं बैठी रख सकती है, वैसे हमारा दिमाग एक सोच पे स्थिर नहीं रह सकता है। और सुनो भाई, सारे लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, समझो कि गीता का उपदेश चल रहा है, दोबारा कृष्ण बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है ये उतना अधिक पाने की चाहत करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। पहली बार तुम
बस इतना सोचे थे, काश एक मोबाइल हो जाए, कैसा भी, कीपैड वाला, टूटा फूटा सड़ा गला, एक मोबाइल हो जाए यार, बस एक मोबाइल हुआ। जब तुम बाहर निकले तो तुम्हारे दोस्त के पास एक ऐसा मोबाइल था जिसमें तुम्हारा ही चेहरा तस्वीर के रूप में आ जाता था। तोरी की, ये कौन भौकाल लेके आया रे। अब तुम्हारे मन में एक फिर से चाहत हुई, यार बस वैसा एक हो जाए। कुछ दिनों बाद तुमने फिर मेहनत करी और एक वैसा ले लिया, और फिर तुम बाजार में लेके निकले तो तुमने देखा कि तुम्हारे दोस्त का एक मोबाइल है जिसके पीछे इजबा सेव का निशान बना है। और भी कहा, अरे भाई, बोला ये है दुनिया का ब्रांडेड फोन। अब तुमको क्या चाहिए? ई वाला चाहिए। मतलब देखो, अपने दिमाग के एक चाहतों को पूरा करोगे, दूसरी तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। मैं 2018 से शुरुआत किया, पहली बार बस इतना जब हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने सोचा भाई 10-20 बच्चे आ जाए, कोचिंग चले। हमको क्या चाहिए? 10-20 बच्चे नहीं, पहले साल 50 बच्चे आ गए, और एक गजब का भौकाल है। अगले साल लगा कि ना भाई, शाहपुर खोले थे, पहला ब्रांच था, तो 100 लड़का रहता है तो बढ़िया लगता है। दूसरा साल 100 लड़का भी आया, और हाँ यार गजब बात हो गया। तब शाहपुर में मजा नहीं आता है, कहीं और चला जाए। नहीं समझ में आ रहा है? तो हमने शाहपुर से निकला और आरा भी कोचिंग खोला। आरा में छोटा सा रूम लेके खोला। पढ़ावे भर लइका हो जीते सनु, बस ठीक रही। पढ़ाने भर भी लइका होगा ना, बैच भरल का कहाला, ई हो जाए तो बढ़िया रही। बैचो भरा, देखो दिमाग कैसे टास्क आपको देता है। और ये हो सकता है कि इंसान को कहीं एक तरह से, अभी इस पे भी मैं आऊंगा, आगे भी बढ़ाता है, कभी लालच को भी बढ़ाता है। फिर बोले ना यार, 2 ब्रांच से थोड़ा फीलिंग नहीं आ रहा है, एक और खोले। अब बोले ना यार, थोड़ा 3 को ब्रांच से फीलिंग नहीं आ रहा, पूरा बिहार में खोलना है, फिर 2 खोल रहे हैं। समझ रहे हो? द मोर ईट गेट्स द मोर ईट। तो इसका 2 मतलब है। तो तुम कहोगे कि सर, इसका मतलब तो गांधी जी हम लोग को यह समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जितना मिला है, तुम गरीब भरी जिंदगी में जी रहे हो, तुम उतने में संतुष्ट रहो। बोले गांधी जी इस कॉन्टेक्स्ट में तुमको नहीं समझा रहे हैं। वो तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी चाहते हैं, उस चाहते पे एक अंकुश होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि बस इतना ही। यदि वो नहीं रहेगा तो तुम कहां जाके रुकोगे, बताओ ना। तुम तो चलते रहोगे ना, चलते रहोगे तो बर्बाद होना निश्चित है। एक जगह तो कहीं रुकना है। बोलो, अभी बड़ी जाइंट कंपनियां है, क्या कर रही है? जियो ने फोन लाया, जियो सिनेमा लाया, जियो फाइबर लाया, जियो मार्ट ला रहा है, सब कुछ ला रहा है भाई। तो छोटे छोटे लोगों का क्या होगा? तुम कहां रुकेगा? उसने चैप्टर नहीं पढ़ा, मुकेश अंबानी को चैप्टर पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, खूब पाओ, ज्यादा पाओ, बहुत पाओ, लेकिन पाने के बाद एक क्या रखो? लिमिट रखो। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, जिससे पहली बार तुम्हारी क्या चाहत होती है? काश जिंदगी में एक महिला मित्र आए। हाँ, एक महिला मित्र भी आती है, तुमसे बात करती है, फिर तुम उसको समझाते हो, देखो यार, लड़का और लड़की में दोस्ती नहीं होता, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। प्यार में बदलने के बाद तुम बस इतना डिमांड करते हो, बस तुम एक बार अपनी बालकनी पे आ जाओ, मैं देख के चला जाऊंगा। वो बेचारी तुम्हारा मन खुश करने के लिए बालकनी पे भी आती है। तुम्हारा दिमाग जितना छोटा 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 पाते जाता है, वो क्या करते जाता है? बोलो, बढ़ते जाता है। अब इसके गेम को जरा समझना है। कह रहा है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इस सब पाने के बाद भी ई क्या रहता है बउआ? असंतुष्ट। कभी भर जाए ना, भरेगा भाई, भरबे ना करेगा। खूब तुम्हारा मन किया, चलो तो आज तुमको ठूस ठूस के खिला दिए, जो खाओगे, पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी, पीस पुलाव, दाल तड़का, सब खिला दिया। अरे भाई गजब। फिर कल बोलेगा तनी और मिल जाता। मेरी बात समझ पा रहे हो? द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, अब सुनना, अब समाधान भी बताएंगे। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। जितनी ज्यादा हम अपने चाहतों को पूरा करेंगे, वो चाहते जो है उतनी ज्यादा बेलगाम हो जाएगी। बोलो, जितनी ज्यादा हम अपनी चाहतों को पूरा करेंगे, उतनी ज्यादा ये चाहते क्या हो जाएगी? यदि तुम्हारा बॉडी कर हमको सोना है, तुम इसको सुलाओ,
तुम इसको 18 घंटे सुलाओ और फिर देखो कि तुम्हारा बॉडी तुमसे कहेगा कि तुम काम करो, नहीं, ये बोलेगा मेरे को और सोना है। और जब तुम इसको काम करवाओ तो फिर ये बोलेगा कि और काम करना है। नहीं समझ में आ रहा है? फिर बोलेगा कि ये और काम करना है। अब कल सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं कोचिंग में ही था, बहुत सारा क्लासेस, लाइव क्लासेस था, वीडियो का रिकॉर्ड करना, बहुत कुछ। उसके बाद आज संडे है, फिर भी मैं सुबह में क्लास लिया, आप लोगों को क्लास ले रहा हूं, अभी एकदम फील फ्रेश। नहीं तो पहले क्या होता था कि संडे आधा था और मेरे पे कुछ लगता था कि सवार हो गया भाई, सोना है, और 9, 9:30 बजे, 10 बजे आदमी सो के जगता था, पूरा दिन वेस्ट। और संडे इतना रेस्ट कर लिए तब मंडे को जाने का मन नहीं करता था। अब फिर बॉडी चार्ज होते होते बुधवार, बृहस्पतिवार तक हो जाता था, मतलब फिर संडे आ गया। तो इसमें समय लगता है, इसको करने करने में 4-5 महीने लग गया। अब ऐसा महसूस होता है कि मैं थक नहीं रहा हूं, नींद पूरी हो जाती है, 6-7 घंटा सो लेते हैं, बस हो गया। पहले दिन में भी 1-2 घंटा ओवर टाइम खींच देते थे, अब दिन वाला सोना भी बंद हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये है हमारे शरीर का, जितनी अपनी चाहतों को पूरा करोगे ये क्या करेगा, उतनी ये बेलगाम हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स देयर फॉर सेट अ लिमिट, इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या बना के रखी है, एक लिमिट बना के रखी है। मेरे भाई, मेरे को इतना ही चाहिए। हमारे बाबूजी हैं, उनको पूरे 1 साल में हम एक वो कपड़ा खरीदते हैं, होली के होली। वो कपड़ा खरीद के ले जाएंगे तो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे कि हमको 4-5 को भजन उनसे सुनना है। जैसे लेके जाएंगे, हाँ पैसा वाला न हुआ है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, क्या होगा रे कपड़ा, क्या होगा, डांट देंगे। और उनके पास 7-8 पजामे कुर्ते हैं, और वो भी मेरे ही बनवाए हुए हैं, पूरे सब कपड़ा ना खरीदते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? और मैं उनका पुत्र हूं, मेरे पास बेहिसाब कुर्ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? और हम फिर बाजार जाएंगे तो दुगोरू खरीद लेंगे, क्योंकि हम आज वाले लोग हैं। अब हम में भारतीय सभ्यता की कमी होती जा रही है, हमारे अपनी चाहतों पर कोई लिमिट। लेकिन हमारे पूर्वजों को, हमारे पापा कहते थे कि हमारे दादाजी जो थे वो किसी बारात में जाते थे तो बस सेंडो गंजी लगा लेंगे, कुर्ता को कंधा पे रख लेंगे और धोती पहन के पूरा बारात करके आ जाएंगे। कुर्ता लोग कंधा पे रख लेता था और कंधा पे रख के पूरा बारात करके आ जाएगा, बस ऐसे ही। कुर्ता मैंने, हाँ भाई कुर्ता बा, लेकिन हम पहन ले। उस समय का, अब जो भी नहीं, लोगों को क्या था, एक अपने चाहतों पे क्या था, लिमिटेशंस था। और एक मस्त चीज आपको आगे जानने को मिलेगी, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। हमारे जो ये पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, ये सभी लोग ये जानते थे कि खुशी जो है, सुनना मेरे भाई, ओ बउआ सुनना ध्यान से, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि जो ये हैप्पीनेस है, ये कैसी कंडीशन है बेटा। आप सब जानते हैं कि हैप्पीनेस मोबाइल किनने से होता है, आपको लगता है कि हैप्पीनेस नया कपड़े खरीदने से होता है, आपको लगता है कि हैप्पीनेस रील्स पे तुम्हारा 10 के व्यूज चल जाएगा तो होगा, तुमको लगता है कि हैप्पीनेस मोटरसाइकिल खरीदने से होगा, तुमको लगता है कि हैप्पीनेस भौकाल बनाने से होगा। नहीं समझ में आ रहा है? बट इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हैप्पीनेस के कारण हो, बिकॉज हैप्पीनेस वाज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। मन से खुश रहा जाता है, कपड़े खुशी नहीं दे सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो। सुखी, देखो गांधी जी यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं, चैप्टर का जवाब नहीं है भाई, जवाब नहीं है। गांधी जी यहाँ समझा रहे हैं, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। जरूरी नहीं है कि एक आदमी इसीलिए खुश है या खुश रहे क्योंकि वह क्या है, अमीर है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वो इसलिए नाखुश रहे, दुखी रहे क्योंकि वो क्या है, गरीब है। ऐसा नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीरों को बहुत बार अनहैप्पी, नाखुश देखा गया है। द पुअर टू बी, और पुअर को क्या देखा गया है, एक अमीर आदमी है, बढ़िया सा घर है, स्पॉन्जिश टाइप गद्दा लगा है, एसी लगा है, रूम नीट एंड क्लीन है, और फिर वो बोल रहा है यार रात में नींद नहीं पूरा हुआ, मच्छर काट रहे थे। नहीं समझ में आ रहा है? मच्छर काट रहे थे। और एक किसान
जो जाता है खेत की मेड़ पे अपने हाथ का तकिया बनाता है और वो इसे खराटा लेकर 7 घंटे सो जाता है। अब वो दुखी है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, स्पॉन्ज वाले 10,000 1 लाख वाले गद्दे पे, एसी में, साफ सुथरा कमरे में, और ये किसान खेत के मेड़ पे ही ले लेता है। तो बताओ क्या है सुख, क्या है दुख? क्या दुख वस्तुओं की पाने से मिलता है और सुख वस्तुओं के पाने से मिलता है? नहीं, मेंटल कंडीशन। एक ऐसा घर है जहां पे सब कुछ है। आज नाश्ते पे खूब बढ़िया पनीर पराठा बन रहा है, रायता बन रहा है, दही बन रहा है, कई प्रकार के भोजन बन रहे हैं। रसोईया बना रहा है, खुद से बनाना भी नहीं है, सर्व करने वाले भी कोई और है। क्या जी? सर्व किया गया पनीर पराठा में थोड़ा सा मिर्चा ज्यादा हो गया, खाने वाला मालिक गरिया रहा है रसोईया को, नालायक हो, निकम्मे हो, काम से निकाल दूंगा, 10 वर्षों से काम करिए, पता नहीं है मेरे को कितना मिर्चा चाहिए। और आज एक घर में कई दिनों बाद, महीनों बाद, बस गोभी सस्ताया है तो गोभी का सब्जी बन रहा है। अब उस घर के सारे बच्चे सब लोग एकदम खुश है, नाच रहे, या आज घर में गोभी की सब्जी बन रही है। तो किसी को इतना मिल रहा है फिर भी वो दुखी है? बोलो भाई। किसी के पास बस गोभी की सब्जी मिल रही फिर भी वो क्या है? खुश है। तो क्या आप बताइए, अब सुशांत सिंह राजपूत के पास जितना था क्या हम लोगों के पास है? फिर भी बेचारा वो दुखी था। बोलो। अब आमिर खान की पत्नी के पास भाई किस चीज की कमी थी? फिर भी डाइवोर्स हो गया। ऋतिक रोशन की पत्नी के पास किस चीज की कमी थी? तो ये जो सलमान खान के भाई है अरबाज खान, उनकी जो पत्नी थी मल्लिका शेरावत थी ना जी, क्या नाम था? मलाइका अरोड़ा। अब उनके पास किस चीज की कमी थी भाई? डाइवोर्स हो गया। बोलो। ये सब पगलाया हुआ है। अब हमारे ये सोचो, सुपरस्टार भाई के पास क्या कमी था? टैटू सैटू सब बनवाया है देही पे, हीरो है, फिर भी डाइवोर्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पैसे से खुशी नहीं मिलती, और ना ऐसा पैसा नहीं है तो उसको दुख मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। खुश और दुख ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, और वो दोनों हमारी कहां की स्थितियां हैं? कोई साइकिल चलाते चलाते एकदम प्रसन्न है, हा मजा आ गया, गजब आज फ्री साइकिल चला दिया। कोई कार में, फॉर्च्यूनर में बैठा है, वो पगलाया हुआ है। तुम अक्सर देख लेना, जितने लोग बड़ी गाड़ियां में हैं और थोड़ा उसके सामने तुम डिस्टरबेंस कर दो, निकल के मारा पीटी कर देते हैं। सब अंदर से खाली लोग हैं, वो अपने पैसे को दिखाना चाहते हैं, कोई देखने वाला है नहीं। कौन देखेगा जी भाई, कौन देखेगा? वो सब अंदर से खाली लोग हैं, गुस्से में तमतमाए हुए हैं, धौंस चलाना चाहते हैं लोगों पे, क्योंकि उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। ऐसा होता नहीं अक्सर। अब इसी बात से तुमको मैं थोड़ा सा और लॉजिक देके आगे लेके चलूंगा। इसलिए तुम भारत के पुरातन काल से लेके आधुनिक काल के महान व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाओ, और उसमें सबके सबको देखना कि सबने धन को ऐसे ठोकर मार के उड़ा दिया है। तुम राम से शुरू करो। राम, हजारों करोड़ की संपत्ति जिसके पास थी, हाँ, उसके बाद उनके पिताजी ने बोला चलो भाई तुमको राजा बना देते हैं। बोलो। और फिर बोला ना भाई तुमको बन जाना है। राम उस समय विश्व के सबसे जबरदस्त धनुष चलाने वाले योद्धा थे, और साथ में उनका चलवा था लक्ष्मण। नहीं समझ में आ रहा है? दोनों मिलकर पूरे अयोध्या को, और साथ में प्रजा भी उनकी साथ थी, सेना भी साथ थी। जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद किया और शासन में बैठ गया, वैसे दशरथ जी को बनाया, चलो अंदर चलो, बैठ गए, क्या दिक्कत था? बोलो। लेकिन उन्होंने धन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। और उससे भी त्यागी एगो को दिया गया, बोले भरत ले लो बेटा। वो बोला हमको ना चाहिए भैया, आप जंगल में रहोगे तो हम 6 फीट गड्ढा खोद कर रहेंगे। अब तो ये हमारी सभ्यता है मेरे भाई, ये भारत की सभ्यता है। तुम कृष्ण को देख लो, तुम आधुनिक भारत में आओ तो तुम किसे देखना चाहो? महात्मा गांधी को देख लो। यदि वो चाहते जब भारत आजाद हुआ तो वो भारत के क्या नहीं बन सकते थे? बोलो। संविधान का पहला पेज में अपना इतना बड़ा फोटो लगवाते, भीमराव अम्बेडकर, बोला अम्बेडकर लगा फोटो हमारे नीचे लिख भारत के सब कुछ है महात्मा गांधी, या भारत का नाम बदल के करवा देते महात्मा गांधी देश। कुछ भी कर सकते थे। ही हैज पावर। बोलो। तुम्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो भाई, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसरो के चीफ, विज्ञान के सलाहकार, कौन कौन पद पे नहीं रहे?
लेकिन जब मरे तो उनके पास बस 2 छोटा सा कमरा था, एक कमरे में खुद रहते थे, एक कमरा किताबों से भरा था, बस। तुम गौतम बुद्ध को देख लो, एक राजा थे, राजकुमार थे, इकलौते बेटा थे, पूरा धन को लात मार के निकल लिए बेटा, कटोरा लेके। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम अब इसके अपोजिट में लेके चलते हैं, तुम हिटलरवा को देखो, तुम अमेरिका को देखो, तुम इंग्लैंड को देखो, पूरी दुनिया को लूटा काची के लिए? पैसा के लिए। तुम मुगलों को देखो, पूरी दुनिया को लूटा पैसा के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये बात है। और तब पता नहीं कैसे इंडेक्स निकाल देता है कि नाखुश देश लिस्ट में भारत 162वें नंबर पे है। समझ में आ रहा है? यदि भारत 162वें नंबर पे है तो हो सकता है उसके पीछे कारण ये है कि अब हमारी सभ्यता की नींव हिल रही है, क्योंकि गांधी जी ने इस चैप्टर को बहुत पहले लिखा है। मतलब तुमको अपने जीवन से इस पश्चिमी सभ्यता की धमक को क्या करना होगा। मैं ये शर्ट में पहना हूं, मैं ये नहीं कहता शर्ट खोल के मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा तो मैं भारतीय हो जाऊंगा, या धोती कुर्ता पहन के आए और तुमको पढ़ाए गमछी बांध के। चलिए, ऐसा नहीं। पश्चिमी सभ्यता का पालन करना या भारतीय सभ्यता का पालन करना, ये कहाँ की बात है? अपने आत्मा के हृदय की बात है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। लाखों लाखों लोग हमेशा गरीब रहते हैं, तो क्या वो जिंदगी में खुश नहीं रहते हैं? ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इस सारे चीजों को समझने के बाद आवर एंसेस्टर्स, सुन लो मेरे भाई, जो हमारे पूर्वज थे, डिस्यूडेड अस। इस सारे चीज को समझने के बाद जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने निर्णय लिया, डिस्यूडेड अस, खुद को दूर रखने का, फ्रॉम लग्जरीज, सुख सुविधा की वस्तुओं से, एंड प्लीजर्स, ज्यादा वैभव से, खुशी से, दुख सुख साधन के चीजों से उनको क्या करना था? दूर रहना था। we have managed with the same kind of flaw as existed thousands of years ago. हम लोग उसी प्रकार के हल बैल से खेती करते थे जिससे हम हजारों साल से करते आए थे। We have retained the same kind of cottage. हमारे पूर्वज उसी प्रकार के झोपड़ियों में रहते थे जिसमें वो लाखों वर्षों से रहते आए थे। That we had former times and our indigenous education. और हम लोगों ने अपनी स्वदेशी शिक्षा को अपना के रखा था, जहां पे गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, जहां पे टीचर और स्टूडेंट की परंपरा नहीं थी। कह रहा है द सेम एज बिफोर, पहले की तरह। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेटिंग कंपटीशन। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में आज जितना भाग दौड़ है, कंपटीशन भरा माहौल है, वैसा माहौल नहीं था। Each followed his occupation और रेट एंड चार्ज्ड और रेगुलर वेज। सब लोग अपना अपना काम करता था, उस काम के बदले उसको जो मजदूरी मिलती थी। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। और गांधी जी भी समझा रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जाते हैं। हमसे पहले विज्ञान कौन सिखा रहे? सबसे पहले हम लोग सीखे हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने मशीनों का आविष्कार करना नहीं सीखा है, जानते थे मशीनों का आविष्कार करना। बट आवर फॉर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, न्यू दैट, एक बात सुन लेना सब लोग, न्यू दैट, ये जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम मशीनों के पीछे भागेंगे, वी वुड बिकेम स्लेव्स, तो हम लोग मशीनों का क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और अपनी नैतिकता को क्या कर देंगे? खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसीलिए उन लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया। डिसाइड्स दैट, इस बात का डिसाइड किया। वी सेड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड, मतलब सिर्फ हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम लोग अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मशीनों का क्या बनते जाएंगे? सोए हैं जोगे। अरे कहां गया? तोरी की बाप रे बाप। थोड़ा दूर हो जाए मोबाइल आपसे, क्या हालत होती है आपकी? पंखा लाइट ना रहे, सोचो। पहले स्त्रियां ऐसे ऐसे मसाले पीसती थी, पूरा उनके हाथ का स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज हो जाता था, बॉडी शेप्ड में रहती थी। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे चक्की जाता चलाती थी, निकालती थी। फिर हमारे बाबूजी, जब हम गांव पे रहते थे, खेती होता था ना, 25 बोझा, 50 बोझा, 30 बोझा इसे तिलहन ला के रख देते थे। और मेरी माँ, हम लोग छोटे छोटे थे, मेरी माँ अकेले सबको पीट के तिलाठी अलग रख देती थी कि उसको झोंक के खाना बनाना है,
और तिलहन अलग, कूट अलग। नहीं समझ में आ रहा है? कितनी काम भयंकर। जनेरा होता था, सारा जनेरा रखा जाता था दलानी में, और 3 बजे से पिटना है बच्चा, उठ जाओ, 1-1 किलो जनेरा मिलेगा। 1 किलो जनेरा 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया किलो बेचाता था, 2 रुपया मिल जाएगा, कबार देंगे। और डंटा अपन अपन टाइट करके पहले ही से रखते थे, मार डंटा मार के सब जनेरा अलग, खुखड़ा खुखड़ी अलग। 12 बजे तक सब जनेरा पीट पाट के ठीक। और तब दादी कह देती, बबुआ अन्न बेचल पाप हो, अन्न ना लियल जाला, ल या ठना जा। उतना पे भी खुश रहते थे। हाथ पैरों का प्रयोग होता था पहले। हम लोग आज क्या हो गए, फुर्र से चला दो मिक्सी, पिसा गया मसाला। हाँ, हर चीज में हम लोग किस चीज को लेकर आए हैं, मशीन को, और हम लोग कहते हैं हमारा विकास हो गया। और अब तुम थोड़ा सा सोचो, जो ज्यादा लोग हैं अब क्या कहते हैं, मशीन तुमको खाना खिलाएगा, मशीन तुम्हारा पानी रखेगा, मशीन तुम्हारा कपड़ा धोएगा। अब तुम जाओ और सुबह में वॉक करो। अब बोलते हैं हम लोग वॉकिंग करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे जो खाए हो, जो ठूसे हो, सुबह सुबह पचाने के लिए चाहिए ना रे, तो इसीलिए वॉकिंग करेंगे। और न करेगा तो डायबिटीज, हार्ट अटैक सब हो रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वज समझदार थे, बोले कि हम लोग अपने हाथों पैरों का प्रयोग करेंगे। समझ में कुछ आ रहा है? देखो हम लोग के बच्चों को हवा लग जो तो उलू मिरो लो लो उलू 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 उलू। जो रोड बनाता है लोग, उनका बच्चा इसे नीचे ऐसे सुता देता है, खेलते रहता है, और वो लोग अपना वहीं पे बगीचा में ऐसे ही छोटा सा ऐसे बना के खाना खाना खा लेती है सब, क्योंकि उनका शरीर उस तरह से एडजस्टेड है। हम लोग अपने शरीर को सुख सुविधाएं देते गए हैं। हम लोगों को ज्यादा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। हम पहले मोटरसाइकिल उठाते थे, गांव से शाहपुर पढ़ाते थे, आरा पढ़ाते थे, आरा से फिर यहाँ से चला के मोटरसाइकिल गांव चले जाते थे। और हाईवे उस समय बनता था, इतना धूल धुआं उड़ता था, पूछो मत। समझ जाओ। अब ऐसा हो गया कि धूप देखे 2 महीना हो जाता है, कहियो छुट्टी नहीं है, रोज क्लासे में रहना है, धूपे ना देखेंगे तो शरीर दिन पर दिन क्या होता है, खराब होते जा रहा है। हम कभी आपको अपना 10th क्लास का फोटो दिखाएंगे, आप देखिएगा भाई इतने पतले थे, इतने पतले। हम मम्मी परेशान होती है, का खिलाएंगे, थोड़ा देह पे रूहानी चढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? अभी देखो बोलते थोड़ा का, अब वही कि मम्मी के नजर में हम पतले ही हैं, बोल तनिको देह तो साफ, हम बबुआ के गल गिल बा, कनिको अब का करबू, दरवाजा 2 गो बनावे के पड़ी। हाँ, तो ये स्थिति है। कह रहे हैं दे सॉ दैट, हमारे पूर्वज ये जानते थे, आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। हमारे ये पूर्वज जानते थे कि जो हमारे हाथ है और पैर है, उन हाथ पैरों में ही हमारे हेल्थ भी छुपी है और हमारी हैप्पीनेस भी छुपी है। इसीलिए हमारे पूर्वज हाथ पैरों से ही क्या किया करते थे, काम किया करते थे, कार्य किया करते थे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है? चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 7। दे फर्दर रीजन दैट, आगे हमारे पूर्वजों का जो रीजन था, तर्क था, लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर, कह रहे थे हमारे पूर्वज की जो बड़ा बड़ा शहर होता है सब जाल होता है, जाल, एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और बेकार की फालतू बाधाएं रहती थी शहरों में। कहां पे? और लोग उन बाधाओं में खुश नहीं रहते थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, शहरों में लुटेरों का समूह रहता था, रोबर्स डाकू रहते थे, प्रोस्टिट्यूशंस वेश्यावृत्ति, वाइस फ्लोरिशिंग बहुत ज्यादा शहरों में बढ़ी थी, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और शहरों की स्थिति क्या थी कि गरीब आदमी को अमीर आदमियों द्वारा क्या किया जाता था, लूटा जाता था। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे वो अपने छोटे छोटे गांवों में ही क्या थे, खुश थे। वो शहरों में जाने का नाम नहीं लेते थे। गांव है भाई, अपन बढ़िया यहीं पर रहेंगे, स्वस्थ हवा खाएंगे। आजकल तो जो भी हो रहा है, गांव के 10 बीघा बेचा गया, कहे जी लेनी है आधा काठा पटना, 10 बीघा बेच का आधा काठा। नहीं समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ऐसे घर बनते हैं। हाँ भाई, इसको ये देखिए, आपको 2 रूम है, एक डाइनिंग हॉल है,
ये आपका बाथरूम है। बोले तोरा में जितना पूरा फ्लैट तैयार होता है हम लोग गांव में उतना खोप बांधते हैं भूसा धरने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन क्या है, आज सिस्टम्स बदल गए, गांव में रोजगार नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। यदि गांव में व्यवस्थाएं होती, आर्थिक उत्पादन होता, तो कौन अपना घर छोड़ के कहीं जाना चाहता? बोलो। तो यही बात है। लेकिन हमारे पूर्वज समझदार थे। कह रहा है पैराग्राफ नंबर 8, दे सॉ दैट kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs. इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे वो जानते थे कि द किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, जो शासक लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, उनकी जो शक्तियां होती थी, जो तलवारें होती थी, इंफीरियर, उनको हमारे पूर्वज तुच्छ मानते थे। इसकी तुलना में, सिद्धांत की तुलना में, प्रिंसिपल्स की तुलना में, एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए जो हमारे पूर्वज है वो क्या करते थे कि सोवर्जिन्स ऑफ द अर्थ, ताकत को, प्रभुत्व को इंफीरियर मानते थे। किसके सामने? ऋषिज एंड फकीर्स के सामने, क्योंकि ऋषि और फकीर के पास मोरालिटी होती थी। आज तो बाबा बैठ के प्रवचन दे रहे हैं कि धन का मोह मत करो, धन का त्याग दो, और अपने फॉर्च्यूनर में बैठ के घूम रहे हैं। हम वो बाबा का प्रवचन काहे सुनेंगे? हम तो कहेंगे कि बाबा आपका एकदम पहले आप त्याग कीजिए फॉर्च्यूनर का। और ये बाबा आते हैं तो 4 लाख फीस है, कूलर आपके मंच के सामने दोनों ओर से आपको झरझर झरझर हवा देना चाहिए, 4 फीट गदा वाला एकदम आपका मंच बनना चाहिए। तब बैठ के आप क्या कहिएगा जनता को कि धन का त्याग करो? ये धन का त्याग है जी? हम बोले भगवान में आस्था रखते हैं, अपने धर्म को भी मानते हैं, लेकिन हई बात को नहीं मानते जो आप कहती। तो दोहरा चरित्र हो गया। मैं मान लो इतना बड़ा तोंद निकाला हूं, इतना बड़ा मोटा हूं, अब क्या कहता हूं कि फिट रहना जरूरी है। क्या जी? हम फिटे नहीं है तो कौन बात हुआ? इसीलिए हमारे पूर्वज पहले ऋषि फकीरों को मानते थे। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. करे एक ऐसा देश, जिस देश में ऐसी परंपरा हो, ऐसी सभ्यता हो, वो देश किसी को भी सिखा सकता है बदले में कि वो किसी से सीखे। अभी कुछ देर पहले कहा था लोगों ना कि भारत के लोग सभ्य होते हैं, किसी से सीखते नहीं है। बोलो यार, बोले कि एक ऐसा देश है। करे कि पहले भी दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश में कोर्ट थे, लॉयर्स, वकील थे, एंड डॉक्टर्स, ये भी लोग थे, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। ये सब एक बाउंड्स में रहते थे, एक बंदिशों में रहते थे, घेरे में रहते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट, सब लोग जानता था कि दिस प्रोफेशन वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। ये डॉक्टर, वकील होना, ये सब पेशा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पहले सब जानता था। Moreover, these वकील्स एंड वैद did not rob people, लेकिन इसके बाद भी ये जो वकील लोग होते थे, ये वैद और डॉक्टर लोग होते थे, ये लोगों को लूटते। They were considered people's dependent, not their masters. वो लोग ऐसा सोचते थे कि जो लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं उनका मास्टर। आजकल तुम मरे हुए हो तब वो आईसीयू में 4 घंटे रख देगा, 2 दिन रख देगा, थोड़ा ज्यादा भेटा जाए। वकील नहीं चाहेगा कि आपका केस खत्म हो, केस खत्म हो जाएगा तो फिर उसको फीस कौन देगा? बोलो, ये स्थिति है। डॉक्टर जो है सरकारी हॉस्पिटल में भी है, प्राइवेट क्लिनिक खोल के भी बैठा है। डॉक्टर का टाइम है 10 बजे, बैठेगा जानबूझ के 1 बजे, कहेंगे भीड़ जमा हो जाए, भौकाल बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये स्थिति है। एक शिक्षक का ही ऐसा पेशा है, मुझे जहां लगता है, जहां पर ये शिक्षक चाहता होगा कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा ऊपर जाए। तो वकील नहीं चाहता मेरा क्लाइंट का केस खत्म हो जाए। डॉक्टर डायबिटीज वाले पेशेंट को तो वो लोग लेते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री में। बहुत बढ़िया, आप हमारे यहाँ पकड़ा गए, अब भर जिंदगी हर महीना आते रहिए, 2000 देते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है? किसी डॉक्टर के पास 50 को डायबिटीज के पेशेंट हो जाए, मजा आ गया उसको, उसका डायबिटीज ठीक है नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, तो ये स्थिति है, लेकिन पहले ऐसा बात नहीं था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जो न्याय था वो क्या था? फेयर था, साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, साधारण रूल्स कोर्ट्स में अवॉइड होते थे।
दे वे आर नॉट टोड्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। उस समय दलाल नहीं थे जो लोगों को कानूनों में फंसा के लूट सके। दिस इविल टू वाज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ऐसी बदमाशियां और दुष्टता सिर्फ बड़े शहरों में देखने को मिलती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। साधारण लोग स्वतंत्र रूप से जीते थे। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। अपने कृषि कार्यों को करते थे। और दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। और वो सच्चे होम रूल को क्या करते थे? इंजॉय करते थे। वो सच्चे होम रूल को क्या करते थे? इंजॉय करते थे। तो इस तरह की सभ्यता जो थी वो भारत में पहले थी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन पैराग्राफ है टोटल जी? ठीक है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। करे कि जिस तरह से भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से भारतीय सभ्यता को इसके समर्थकों के द्वारा भी डिस्क्राइब किया। वोटरीज माने समर्थक। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शंस। गांधी जी भी कह रहे हैं कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, विश्व में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जहां के हर व्यक्ति परफेक्ट हो जाए या वो सभ्यता पूरी तरह से परफेक्ट हो। तो ऐसे करे कि हमारी सभ्यता में हो सकता है, हमारे लोगों में हो सकता है थोड़ी कमियां हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। वो किस चीज को बढ़ाने की है? नैतिकता को। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और पश्चिमी सभ्यता क्या है? प्रोपेगेट, बढ़ावा देती है किस चीज को? अनैतिकता को। सीधा सीधा देख लो, वहां वस्तुएं सब है और हमारे यहाँ वस्तुएं सब नहीं है। हमारे यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। समझ में आ रहा है? द लेटर इज गॉडलेस। पश्चिमी सभ्यता गॉडलेस है, ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। और हमारी जो पूर्वी सभ्यता है ये भगवान में भरोसा रखती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। अतः इस बात को समझते हुए, इस बात में भरोसा करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। भारत के हर प्रेमी को टू क्लिंग, चिपट जाना चाहिए टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी भारतीय सभ्यता से। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपक जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हर भारतीय प्रेमी को पुरानी सभ्यता से क्या हो जाना चाहिए? चिपक जाना चाहिए। क्योंकि यदि तुम पश्चिमी सभ्यता को मानोगे तो तुम ना इधर के होगे और ना ही उधर के, जैसे अभी हम लोगों की स्थिति है। जैसे अभी हम लोगों की स्थिति है, we want to show that we are the western, but we behaves like western, then no I am not comfortable। हाँ बोलो। हाँ, आप इंग्लैंड में जा रहे हैं और किसी एक लड़की को बोलिए, या यू आर वेरी प्रीटी एंड आई वांट टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। बोले या ऑफ कोर्स आई एम आल्सो फ्री, प्लीज प्लीज गो गो गो। ऐसा कह के चलो एक कप चाय पिएंगे, भागन तो तेरे मुंह पोछ दे। मतलब आप वैसा दिखना चाहते हो, वैसा करना नहीं चाहते हो। तो इसीलिए सीधा सा बात है भाई, अपनी सभ्यता से जुड़े रहो। हम लोग देखते हैं कभी कभी ऐसे शादियों में तो हम कम ही अब जाते हैं, लेकिन कभी जाते हैं तो चक्री वाला आजकल जयमाल चल रहा है, हीरो हीरोइन को हवा में उड़ा दे रहा है। तो जयमाल में आगे आप लोग देखिएगा तो कुर्सी लगा के उस घर के बड़े बुजुर्ग को बैठाया जाता है। तो हम प्रायः प्रयास करते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पीछे बैठे, क्योंकि उनसे बड़ा बढ़िया बात सुनने को मिलता है। वो लोग कहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? बात आजकल के संस्कार बा कोनो कोनो संस्कार नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है? वहां पे एक वर्ग है जो उसको देख के बहुत खुश है। आजकल हद तो तब हो जाती है जब दुल्हन ब्राइड जैसी स्टेज पे चढ़ती है, दूल्हा साफ मुंहकुरिये गिर जाते हैं और अपना हाथ आगे पकड़ा देते हैं, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम। नहीं समझ में आ रहा है? वो चीज किसी को अच्छा, उस घर में बहुत सारे लोग हैं जिसको अच्छा नहीं लगता है। वो चीज किसी किसी को, अब हो गया ना दाल भात खिचड़ी। बोलो
अब उसके बाद देखो वहां पे पूरा गांव के बारात लेके गई, बड़ा समाज जुटेले, बड़ा भौकाल कटले, बड़ापन सब लोग देखल, अरे भाई गजब लड़की सुनर बिया। आ जब हम ही द्वार पे गनी है, भूख तांग लो सर जी आइल बड़े, अरे हम तो देख ले बानी। तो आप ना अपनी सभ्यता का पालन कर पा रहे हैं ना। और एक बात आप जानिए, पूरे तरह से वेस्टर्नाइज होने में भारत को कम से कम 150 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब तक एक को पुरनका आदमी रहेगा वो विरोध करते रहेगा। हाँ, आज जब पूरा वेस्टर्नाइज होइएगा तो आपका भी वही हाल हो जाएगा जो ग्रीक का हुआ है, यूनान का हुआ है, रोम का हुआ है, जापान का हुआ है, आप भी समाप्त हो जाइएगा। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमको अभी अपनी पुरानी सभ्यता को क्या करके रखना है, पकड़ के रखना है। और फिर से मैं कहता हूं कि पुरानी सभ्यता को आज के जमाने में पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप धोती कुर्ता पहनना चालू कर दे, आप साड़ियां पहन के क्लास में पढ़ने आए, ऐसा बात नहीं है। ड्रेस पे नहीं है, सब जो है वो किस पे है, सोच पे है, थॉट पे है, विचारों पे है। विचारों से आप भारतीय बने रहिए, ये बहुत ज्यादा है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अब थोड़ा सा मामला संभाल लिए, क्योंकि अभी 9 पैराग्राफ में पूरा उन लोगों का पूरा दम भर रेलैया कर दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मामला संभाल लिए। बोले आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं समझ लो पश्चिमी सभ्यता का कोई दुश्मन नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं तो उल्टे वेस्ट को धन्यवाद करना चाहता हूं फॉर मेनी अ थिंग, बहुत सारी चीजों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, मैं इस आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद करता हूं मुझे सिखाने के लिए। इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि भारत चाहता है अपनी अनंत ऊंचाई पर जाना, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मैं अपने देशवासियों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मैंने साल दर साल कई सालों का पश्चिमी सभ्यता का अनुभव लिया है। आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, और मैंने पश्चिमी सभ्यता से मात्र एक बात ही सीखा है, दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमको हर कीमत पे पश्चिमी सभ्यता को क्या करना होगा, त्यागना होगा। यदि भारत अपनी ऊंचाई पे जाना चाहता है तो हमें पश्चिमी सभ्यता को त्यागना होगा। आज किसी को बिगाड़ना है तो उसकी संस्कृति बिगाड़ दो। हमारे पास मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, फिर भी हम नहीं बिगड़े, तभी बिगाड़ने का नया ट्रेंड चल रहा है। समझ में आ रहा है? तुमको मारना है तो देख के दिन जहर दे देंगे तो केस हो जाएगा, हम पे पकड़ा जाएंगे कि यह दिन भर रहता था जहर दिया होगा, तो रोज खाना में थोड़ा थोड़ा जहर देंगे, महीने 2 महीना में अपने आप को पैरालिसिस अटैक मार देगा, बोलिए ना पाइएगा, आसान होगा आपको मारना। तो वैसे नहीं मार पाए तो मारने का नया तरीका ढूंढे, फिल्मों से मारो, फिल्मों में वो चीज दिखाओ जो हमारे देश में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। टीवी सीरियल्स जो खासकर हमारी माताएं बहनें घरों में देखती है वो दिखाओ। हर टीवी सीरियल्स में क्या है भाई, हाँ, एक बार मैं ऐसे ही एक दिन बैठा था तो मैं बैठ गया टीवी के सामने, तो मेरी माँ थी और बहनें आई थी, सब लोग देख रही थी। आया, उसका नाम था, लिखा था गुम है किसी के प्यार में, सीरियल का नाम था गुम है किसी के प्यार में। तो मैं सोचा कि भाई कोई होगा जो एकदम किसी के प्रेम में पगलाया होगा, जैसे राम सीता के प्रेम में पगलाए थे, 400 किलोमीटर लंबा पुल बांध दिए। हाँ, हमने देखा, 2-3 दिन देखा, बड़ा बढ़िया लगा भाई। अब रोज वो टाइम पर हम जुट जाते थे देखने के लिए। जब 6-7 दिन देखे तब हमको पता लगा कि उस सीरियल का जो मेन हीरो था वो निहायती चरित्रहीन व्यक्ति था, क्योंकि उसके एक नहीं, 2 नहीं, 2-3 अफेयर थे। और आजकल जितने भी सीरियल दिखा रहे हैं उसमें हर पतियों के 2-2 अफेयर है और हर पत्नियों के 2-2 अफेयर है। आप जाके देख लो, यदि कोई सीरियल इसके बिना होगा तो तुम जो बोलो सो। क्या हमारा समाज ऐसा है? हमारा परिवार ऐसा है? हम लोगों का समाज तो इसी से चलता है, परिवार से। तुम परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, देख लो। इट इज अ बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट षड्यंत्र। नहीं समझ में मेरी बात आ रही है? बोलो। उसमें एगो ऐसी होगी जो ना का कामे होगा, बस एक काम को प्लान करना, योजना बनाना। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो, सबका प्रभाव सब पे पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है?
सबका प्रभाव सब पे पड़ता है। अब जिसका मन भी तनी मुनी खराब होगा या जिसको कुछ मान लो कि अपने सास के खिलाफ करना है तो वो योजना बना रही कि कैसे गिरावे के बाद तेल गिरा दे तनी तनी मुनी, गिर जाइए गोड़े टूट जाइए, काल से बोलबे ना करिए। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। तो यही बात गांधी जी समझा रहे हैं कि हमें हर कॉस्ट पे क्या करना है, पश्चिमी सभ्यता को त्यागना है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने 10 पैराग्राफ पे चर्चा किया है। एक दिन और मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेंगे पार्ट 2 से, और फिर ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बड़ा एक्सप्लेनिंग चैप्टर था तो थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर अगले दिन होगी सोमवार को। हैव अ नाइस डे। ठीक है।